दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं बता दूँ मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके पास जो चैप्टर लेके आया हूँ उसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 और ये आखिरी चैप्टर है। बाकी के सारे चैप्टर्स मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से और इफेक्टिव मैनर में कम से कम समय लेते हुए मैंने सारे के सारे चैप्टर्स को बहुत ही डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। उसे आप 2 की स्पीड पे, 3 की स्पीड पे, वट एवर द स्पीड इज़ ऑन द जो हाई स्पीड है आपकी इस पे यूट्यूब पे आप उस पर सुन सकते हैं और फटाफट से कंप्लीट कर सकते हैं सारी की सारी रिविजन्स। साथ में मैंने केस स्टडीज़ भी डाल दी हैं, जो केस लॉज भी डाल दी हैं जो हमारे इशू कर गए थे, सिग्निफिकेंट केस लॉज बाय द आईसीआई, उसके बारे में भी मैंने समराइज वे में डाल दिया है। तो आप कम से कम 4 से 5 घंटे में इफेक्टिवली 4 से 5 घंटे में पूरा का पूरा 6D रिवाइज कर सकते हैं और बहुत ही आराम से। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर IBC 2016, जो ये हमारा ग्रुप 1 में भी है। लेकिन ग्रुप 1 और इस वाले ग्रुप में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें प्रोसीजरल पार्ट जो है थोड़ा और ज़्यादा डाल दिया है ICAI ने, लेकिन एज कम्पेयर टू द ग्रुप 1 बहुत ही आसान तरीके से हम इसको खत्म करेंगे। फटाफट से मैं आपको एक चीज़ बता दूं। सबसे पहले तो हमारा जो चैप्टर का नाम है वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 है। ये जो हमारा कोड का मतलब क्या होता है, कोड का मतलब होता है समेशन ऑफ एक्ट। समेशन ऑफ एक्ट को जो होता है वो कोड बोला जाता है। मतलब सारे जो एक्ट्स होते हैं जो इससे मिलते जुलते हुए एक्ट्स होंगे उनमें से कुछ कुछ बातें उठाई हैं और इस एक्ट में डालने की कोशिश करी गई है। ये एक्ट इसलिए आया था क्योंकि पहले जो जैसे सरफाइसी एक्ट हो गया हमारा, या उससे पहले जो एक्ट्स हुआ करते थे वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि पैसे वसूलवा के दे सके क्रेडिटर्स को, इसीलिए इस एक्ट्स को लाया गया। और पहले पहले एक्ट्स में ना कहीं पर भी ये नहीं बोला गया था कि कंपनी को किस तरीके से जिंदा करा जाए या कंपनी को बचाने की कोशिश नहीं करी जाती थी। इस एक्ट में ये बोला गया या इस कोड में ये बोला गया कि कंपनी को पहले मरने से पहले बचाने की कोशिश किया जाए। उसके लिए IRP रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाए। इसके लिए यहाँ पर IBBI का संगठन भी किया गया कि जिसके अंदर जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होंगी उसके अंदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे जो काम करेंगे एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल और वो कंपनी को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब इस एक्ट में हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक चार्ट बनाया है। उस फॉर्म में आपको पूरा चैप्टर समराइज वे में मैं समझा दूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर, और उसके बाद डिटेल एनालिसिस में चलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो चार्ट के थ्रू इस चैप्टर को एक समराइज वे में 5 मिनट में समझते हैं और उसके बाद इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ने के लिए चलते हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले मैं आपके पास लेके आता हूं कि वो चार्ट क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बता दूं कि IBC 2016 है हमारा। IBC 2016 में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या होता है, डिफॉल्ट का जो अमाउंट होता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा होता है। पहले ही अमाउंट 1 लाख रुपए का हुआ करता था, अभी अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। मतलब अगर किसी भी बंदे ने अगर 1 करोड़ से ज़्यादा का डिफॉल्ट किया है तो आपके अगेंस्ट में ऑपरेशनल क्रेडिटर्स या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या कॉर्पोरेट डेटर खुद भी जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। किसके बाद? NCLT के पास फाइल कर सकता है। किसके पास फाइल करेगा? NCLT के पास फाइल करेगा। और NCLT क्या करेगा? 14 डेज के अंदर अंदर या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर रिजेक्ट करेगा तो उसका रीजन आप लोगों को बताएगा कि क्यों रिजेक्ट की जा रही है एप्लीकेशन। उसके बाद अगर किसी तरीके की गलती होगी एप्लीकेशन में तो उसे 7 दिन में सुधारने का मौका भी देगा। ठीक है, जिस दिन ये एडमिशन हो जाएगा, मतलब एडमिट कर लिया जाएगा NCLT के द्वारा, उस दिन से आपका CIRP दैट इज कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस मान लिया जाएगा कि उस दिन से आपका CIRP स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके बाद 14 डेज के बाद क्या होगा, प्रोसेस आगे बढ़ेगा। आपके IRPs अपॉइंट होंगे। IRP अपॉइंट होने के बाद या IRP उसी टाइम अपॉइंट हो जाएगा जिस दिन एडमिशन हुआ। और या मतलब क्या होता है, जो हमारे एप्लीकेशन फाइल करते हैं ना, दैट इज फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास भी अथॉरिटी होती है कि वो भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, वो भी नाम दे सकते हैं, मतलब उनके पास चॉइस होती है, लेकिन फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास ये होता है कि वो उनको नाम देना होता है। ठीक है, और ऐसा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना होता है ऐसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का नाम देना होता है कि वो किसी भी तरीके से जिसके ऊपर किसी भी गलत कोई उसके ऊपर कार्रवाई ना चल रही हो, वो बंदा गलत तरीके से फंसा ना हो कहीं पर भी। ठीक है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अलावा उसको अपॉइंट कर लिया जाएगा, वो बंदा अपॉइंट हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा तो 3 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट उसे पब्लिक अनाउंसमेंट करनी होगी कि मैं अपॉइंट हुआ हूँ एज अ IRP और आप मुझे जो है क्लेम्स दे दीजिए। अब इसके बाद क्या होगा, क्रेडिटर्स जो होंगे, क्रेडिटर्स क्या करेंगे, क्लेम सबमिट करेंगे। IRP जो है क्लेम्स को वेरीफाई करेगा। उसके बाद COC कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का गठन किया जाएगा। उन लोगों को एक साथ बिठाया जाएगा। ज़्यादातर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, लेकिन इन केस अगर किसी कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स नहीं होते तो जो हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं उनको भी जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में बिठाया जा सकता है। और उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा क्या प्रोसीजर पार्ट है। फिलहाल इतना याद रखो कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाई जाएगी। उसके अंदर ये बोला गया कि जैसे ही आपकी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बन जाएंगी उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की पहली उनकी आपस में मीटिंग होगी। मीटिंग में कोरम होनी चाहिए कंप्लीट। उसके अलावा मीटिंग का नोटिस वगैरह भेजा जाएगा और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा क्या इसी जो इंटरम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है इसी को हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना ले क्या, या फिर इसको अलग इसके अलावा किसी और को अपॉइंट करें
क्या? अगर इसके अलावा किसी और को अपॉइंट करने का सोचा गया तो उसके बारे में एनसीएलटी को बताया जाएगा, एनसीएलटी इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया को बताएगा, और इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, वो 10 दिन के अंदर अंदर जो है अपॉइंट करके देगी एक नया रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। ठीक है, उसके बाद जो भी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आएगा वो एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करेगा, वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ले जाके वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को देगा। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट वो बंदा होता है जो हमारा रेजोल्यूशन प्लान बनाता है, और रेजोल्यूशन प्लान बना के वो सबमिट करता है किसको? जो हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उसको। उसके बाद वो प्लान जो होता है सीओसी के पास जाता है, कमिटी जो हमारी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो उसे अप्रूव करते हैं। अप्रूव होने के बाद जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स भी अप्रूव कर देते हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी उसे अप्रूव कर देता है, ठीक है, तो वो प्लान जो होता है रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी के पास जाता है। अब एनसीएलटी या तो उसे अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अगर एनसीएलटी ने उसको अप्रूव कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, कंपनी उसी प्लान के हिसाब से काम करने लग जाती है। अगर एनसीएलटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप बोलोगे अगर फैक्टर्स वगैरह भी तो देखे जाते हैं, उसके अलावा फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी भी तो होता है। हाँ, बहुत है, लेकिन मैंने मेजरली आपको एक समराइज फॉर्म में बता दिया कि चैप्टर हमारा जिंदा कैसे है, ये चैप्टर किस तरीके से चलता है। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन जिस दिन एक्सेप्ट हुई, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द सीआईआरपी, उस दिन से लेकर मैक्सिमम जो है 180 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी कुछ वैलिड रीजंस होते हैं तो आपको 90 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है, 90 डेज की मैक्सिमम एक्सटेंशन मिल सकती है। और ये एक्सटेंशन सिर्फ जीवन में, ये जो एक्सटेंशन होती है वो सिर्फ जीवन में एक ही बारी मिलती है, बार बार नहीं मिलती है। ठीक है, और आपको दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। और अगर 90 डेज से कम की भी एक्सटेंशन मिली तब भी आपको जीवन में सिर्फ एक ही बार एक्सटेंशन मिलेगी, दोबारा से एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो है आपका एनहेंस होकर 330 डेज तक जा सकता है इन टोटल, लेकिन कभी भी जिंदगी में 330 डेज से ऊपर नहीं जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, 330 डेज में भी कब जाएगा? जब कोई लीगल केसेस वगैरह चल रहे होंगे और वो सब खत्म हो जाएंगे, मतलब उन सबको जोड़ जाड़ के मैक्सिमम 330 डेज तक जा सकता है। वैसे 180 डेज है। ठीक है, वैलिड रीजन हुए तो 90 डेज तक जा सकता है, अगर इतने कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वगैरह अप्रूवल दे देंगे, मतलब परसेंटेज ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूवल दे देंगे, साथ में एनसीएलटी भी अप्रूवल देगा, तो ठीक है, फिर 90 डेज बढ़ सकता है। लेकिन उसके अलावा 330 डेज तक मैक्सिमम जा सकता है अगर कुछ लीगल केसेस वगैरह चल रहे हैं तो। ठीक है, तो ये था हमारा एक समराइज फॉर्म में जो मैंने आपको बताया कि क्या था हमारा चैप्टर। ठीक है, अब हम इसको डिटेल एनालिसिस में पढ़ने चलते हैं जो हमारा नया स्टडी मैट है, और फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करेंगे कि हर सेक्शन में क्या बोला गया है मैं आपको फटाफट से बता दूंगा, कम से कम समय में कोशिश करेंगे इस चैप्टर को खत्म करने की। तो आइए बढ़ते हैं उस चैप्टर की तरफ। क्या जो हमारा बुक में है, स्टडी मैट में है, क्या डाल रखा है आईसीएआई ने। तो एक्ट में क्या बोला गया है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फटाफट से। ठीक है, चलो आगे फटाफट। हाँ, एक चार्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब अगर मैं इंडिविजुअल्स के केस में बात करूँ तो बैंकरप्सी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँ तो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी वर्ड का यूज़ होता है। कहता है जब भी कोई बंदा इंडिविजुअल या कंपनी, जब उनकी औकात नहीं रहती अपनी डेट्स को पे करने की, अपनी लायबिलिटी को पे करने की, या उनके जो आप ऐसे फॉर्म में भी कह सकते हो कि उनके एसेट जो होते हैं उनकी लायबिलिटी से कम हो जाते हैं, तो उस केस में ऐसा बोला जा सकता है कि वो बैंकरप्ट हो गया कोई इंडिविजुअल, या फिर जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं वो हमारे कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंट हो गए हैं। अगर इंसॉल्वेंसी को हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, उसका कुछ नहीं करते, तो नॉन कॉर्पोरेट्स लोग जो होते हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं और कॉर्पोरेट लोग जो होते हैं लिक्विडेशन में चले जाते हैं। तो उसके बाद हमारा एक यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर रेजोल्यूशन जो रेजोल्यूशन इस चैप्टर में किया जा रहा है, अगर वो फेल हो जाता है तो लिक्विडेशन हो जाता है, कॉर्पोरेट जो होते हैं उनका लिक्विडेशन हो जाता है, और जो इंडिविजुअल होते हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेरे को तो नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, और ना ही आपको भी इसमें टाइम वेस्ट करना चाहिए कि क्यों फाउंडेशन हुआ था, इसका क्या हुआ था, फलाना डिमका, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, और इतना सारा मुझे नहीं लगता आपके लिए काम का है। ठीक है, चलते हैं डायरेक्टली सेक्शंस की ओर, और उसके अलावा सीधा सेक्शंस पे चलते हैं। आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये जो बातें लिखी हुई है समराइज वे में, ये सेक्शंस में भी लिखी हुई हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं छुड़वा रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, डायरेक्टली सेक्शन पे आते हैं और वहाँ से स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सेक्शन नंबर 1 ये कहता है कि जो आईबीसी है हमारा, वो अप्लाई करता है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर आपको पता ही है इंडिया का पार्ट हो चुका है, तो अब ये एप्लीकेबिलिटी है इंडिया के जो है हमारा जम्मू कश्मीर पे भी इस एक्ट की या इस कोड की। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 हमसे ये बोलता है कि ये कोड जो है एप्लीकेबल किस किस के ऊपर होता है। ये कोड एप्लीकेबल है कंपनीज जो हमारी कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उनके ऊपर भी, ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है उनके ऊपर भी, जो एलएलपीज हैं जो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है उनके ऊपर भी, ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है उनके ऊपर भी, पर्सनल गारंटर्स पे भी एप्लीकेबल है, पर्सनल गारंटर्स पे भी एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप फर्म पे भी एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल्स के ऊपर भी एप्लीकेबल है। लेकिन मैं एक चीज
बता दूं, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जो होता है तो उस केस में डीआरटी के पास एप्लीकेशन फाइल होती है, जो हमारे कोर्स में पूरा का पूरा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है, सिर्फ इतना ही बताया गया है। बाकी लोगों के अगेंस्ट में अगर जाना होता है तो आप एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करते हो, इसलिए मैंने बार बार जो अपना चार्ट जो समझाया था उसमें मैंने एनसीएलटी का नाम बोला था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये एक्ट, ये कोड किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ये कोड एप्लीकेबल नहीं है बैंक के ऊपर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के ऊपर और पेंशन फंड्स के ऊपर, इनके ऊपर ये कोड एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन इसके अंदर एक अमेंडमेंट लाई गई और ये बोला गया, हाउएवर अमेंडमेंट लाके ये बोला गया जो हमारे एनबीएफसीज होते हैं जिनका एसेट साइज 500 करोड़ से ऊपर का होता है, जिनका एसेट साइज 500 करोड़ से ऊपर का होता है, उनके ऊपर ये आईबीसी एप्लीकेबल होने लग गया है। अब एप्लीकेबल ना होने का मतलब क्या होता है? एप्लीकेबल ना होने का मतलब ये होता है, इट मींस दे कैन फाइल अगेंस्ट एनीवन, दे कैन फाइल द आईबीसी अगेंस्ट एनीवन, बट नो वन कैन फाइल आईबीसी अगेंस्ट देम। मतलब मैं जाके बैंक के अगेंस्ट में आईबीसी फाइल नहीं कर सकता, मैं जाके एनबीएफसी के अगेंस्ट में नहीं फाइल कर सकता, मैं जाके जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अगेंस्ट में फाइल नहीं कर सकता। तो लेकिन ये लोग मेरे अगेंस्ट में जरूर फाइल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये लोग किसी और के अगेंस्ट में फाइल नहीं कर सकते, ये लोग फाइल कर सकते हैं लेकिन कोई और बंदा इनके अगेंस्ट में फाइल नहीं कर सकता। और एनबीएफसी के केस में ये बोल दिया गया कि एनबीएफसी जिसका एसेट साइज 500 करोड़ से ऊपर का है वो आईबीसी के अंदर आ जाएगा। मतलब अगर किसी एनबीएफसी का 500 करोड़ से ऊपर का एसेट साइज है तो मैं जाके उस एनबीएफसी के अगेंस्ट में अब एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूं इन द आईबीसी, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है और आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की। देखो भाई, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी सीधा उसी के बारे में बात करूंगा। बोर्ड का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारा बनाया जाता है जिसके अंदर लोग होते हैं। कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब होता है जो कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट पर्सन का मतलब होता है जो कंपनी होती है, जो हमारी कंपनीज एक्ट के हिसाब से एलएलपी होती है, जो लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के हिसाब से एनी अदर पर्सन जो फॉर द लॉन्ग टाइमिंग बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स का मतलब कौन होता है? क्रेडिटर्स का मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और कोई भी डिग्री होल्डर, ठीक है। फाइनेंशियल डेट्स का मतलब ये आप रीड कर लेना क्या होता है, ठीक है। ये ग्रुप 1 के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिया जाता था, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से बात तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने पैसे दिए होते हैं, ठीक है, जो रुपीस के फॉर्म में उन्होंने कॉर्पोरेट डेटर को कुछ दिया होता है। और ऑपरेशनल क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारे गुड्स दिए होते हैं, तो उन लोगों को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफॉल्ट का मतलब हम सबको पता है, जहां नॉन पेमेंट होती है, चाहे पूरा का पूरा अमाउंट नॉन पेमेंट हो, चाहे पार्टली अमाउंट नॉन पेमेंट हो, भले ही मेरा पार्टली अमाउंट क्यों ना दिया हो तो भी मैं केस कर सकता हूं उसके अगेंस्ट में जाके, कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में जाके, ठीक है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी कौन सी होती है? वो एजेंसीज होती हैं जो बोर्ड के अधीन आईबीबीआई के अधीन में काम करती हैं और जिसके अंडर जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज क्या होती है? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज होती है जो इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द पर्सनल। अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में बताऊं, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी बंदे से मैंने कितना उधार ले रखा है, या किसी बंदे से मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी है, तो यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन इजीली, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन वैसे ही, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज में एनसीएलटी आता है और हमारा डीआरटीज वगैरह ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट का मतलब होता है कॉर्पोरेट डेटर या कोई भी मेंबर या पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, इंडिविजुअल जो चार्ज में होता है मैनेजिंग द कंपनी या कॉर्पोरेट डेटर, और द पर्सन जिसके पास कंट्रोल होता है अबाउट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, उसे भी कॉर्पोरेट डेटर बोला जा सकता है, ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? डिस्प्यूट का मतलब होता है किसी भी तरीके का डिस्प्यूट जो डेट को लेकर होता है या क्वालिटी को लेकर होता है या ब्रीच ऑफ द वारंटी को लेकर होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे भी बता दूं, तो पहले भी मैंने बता दिया था। इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट क्या होता है? इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट वो डेट होती है जिस दिन एडमिशन एक्सेप्ट करी जाती है इंसॉल्वेंसी कॉर्पोरेशन की बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, दैट इज एनसीएलटी। जिस दिन एनसीएलटी एप्लीकेशन फाइल करता है वही हमारी जो होती है वो होती है, ठीक है। क्या होती है? इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट होती है। और एंड डेट कौन सा होता है? जिस दिन हमारा जो 180 डेज कंप्लीट होता है। यहाँ पर तो 180 डेज बोल दिया है, लेकिन आगे जाके आप 90 डेज और 330 डेज वाला भी पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन है, वो आप रीड कर लीजिएगा। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हैं ये। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके पास सेक्शन नंबर 4 से लेकर यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है और कहानी बहुत ही दूर तक चलेगी और बहुत ही प्यार से कहानी आगे बढ़ेगी। सबसे पहले पॉइंट इसके अंदर जो बोला गया, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोला गया वो ये बोला गया कि अगर सिर्फ एक बंदे ने भी अगर एप्लीकेशन फाइल करी, मतलब एक क्रेडिटर ने भी, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर या एक ऑपरेशनल क्रेडिटर ने भी एप्लीकेशन फाइल करी आईबीसी के तहत किसी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में, तो उसका फायदा सिर्फ इन्हीं को नहीं होगा, इसका फायदा हर एक ऑपरेशनल क्रेडिटर को, हर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बताऊं तो टाइम पीरियड 180 दिन का है, जो एक्सटेंड होकर 90 डेज हो सकता है और मैक्सिमम 330 दिन तक जा सकता है, इंक्लूडिंग द जो भी हमारे लीगल केसेस वगैरह हैं। और उसके अलावा प्रोविजन जो है फास्ट ट्रैक के भी अवेलेबल होते हैं, जो 90 डेज के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। और फास्ट ट्रैक के लिए लेकिन कुछ कंपनीज के लिए लाए गए हैं, वो जब हम आगे सेक्शन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किन कौन कौन सी कंपनीज के
लिए लगाए हैं, ठीक है। और एक बार ओवरव्यू पढ़ लेते हैं सीआरपी का। तो ओवरव्यू ये है कि डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होने के बाद ए के सामने एप्लीकेशन फाइल करी जाती है, उसके बाद आईआरपी अपॉइंट होता है, उसके बाद कमिटी ऑफ क्रिएटर्स बनाई जाती है, उसके बाद वो अपॉइंट करते हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, उसके बाद मेमोरेंडम तैयार किया जाता है, उसके बाद इन्विटेशन होता है एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट का, उसके बाद हमारा प्लान सबमिट होता है, उसके बाद इवैल्यूएशन होता है प्लान का, ठीक है। इवैल्यूएशन के बाद जो प्लान होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। अगर रिजेक्ट कर दिया तो लिक्विडेशन हो जाएगा, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद प्लान को भेजा जाएगा एनसीएलटी के पास, उसके बाद एनसीएलटी या तो उसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, अगर एनसीएलटी ने भी रिजेक्ट कर दिया तो लिक्विडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा एक प्रोसेस था जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था। यहाँ पर हमारा पहला सेक्शन स्टार्ट होता है, सेक्शन ही हमसे ये कहता है कि सेक्शन नंबर 3 सब सेक्शन 12 में ये बोला जाता है कि जब भी हमारा डिफॉल्ट होता है और डिफॉल्ट 1 करोड़ से ज्यादा का होता है, पहले 1 लाख की लिमिट हुआ करती थी और बाद में कोविड की वजह से 1 करोड़ कर दिया फटाफट से गवर्नमेंट ने दिमाग लगाते हुए, और बोला कि अगर 1 करोड़ से ऊपर का डिफॉल्ट होगा तभी एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी एनसीएलटी में। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 6 होता है कि कौन इनिशिएट कर सकता है ये हमारा आईबीसी। तो सेक्शन नंबर 6 हमसे ये बोलता है कि जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं वो इनिशिएट कर सकते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर इनिशिएट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट डेटर इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमसे बोला जाता है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 हमसे क्या बोलता है भाई? सेक्शन नंबर 7 हमसे ये बोलता है कि जो हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है वो किस तरीके से एप्लीकेशन फाइल करेंगे। एनसीएलटी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है वो एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन फाइल करेंगे अलॉन्ग विद ऑल द इन्फॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल क्रेडिटर की जगह पे उसके गार्जियन, उनके एडमिनिस्ट्रेटर, उनके ट्रस्टी या कोई भी पर्सन जिनको उन्होंने ऑथराइज कर रखा होगा वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर फाइनेंशियल क्रेडिटर का यह है कि एप्लीकेशन देगा प्लस डिटेल्स देगा। कौन कौन सी डिटेल्स देगा? रिकॉर्ड ऑफ द डिफॉल्ट देगा, रिकॉर्ड्स देगा कि डिफॉल्ट हुआ है, नाम देगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, एनी अदर इन्फॉर्मेशन जैसा भी उसको ठीक लगेगा वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर ये बोला गया कि 14 डेज के अंदर या तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जाएगी या रिजेक्ट करी जाएगी, या फिर ठीक करने के लिए बोला जाएगा। अगर एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, अगर रिजेक्ट कर दी तो उस केस में क्या होगा, आपको रिजेक्ट करने का रीजन जरूर बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एडमिट कर लेगा एप्लीकेशन, कब एडमिट करेगा एनसीएलटी? जब उसको लगेगा डिफॉल्ट हो गया है, एप्लीकेशन आपकी पूरी कंप्लीट थी या फिर कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही है जिस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का आपने नाम दिया है, लेकिन रिजेक्ट भी कर सकता है। उसको लगता है कि कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं है, कोई एप्लीकेशन जो है इनकम्प्लीट है एंड आपकी एप्लीकेशन ठीक नहीं है, या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो है वो पेंडिंग है अगेंस्ट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो उस केस में रिजेक्ट भी कर सकता है। लेकिन उस केस में यह है, नोटिस देगा उनको कि अगर आपकी कोई इनकम्प्लीट है या किसी भी तरीके का डिफेक्ट है आपकी एप्लीकेशन में, तो ये बोलेगा 7 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ सच नोटिस आप उसको ठीक करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद कहता है जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर ली, जिस दिन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी उस दिन से आपका कमेंसमेंट हो जाएगा कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का। उसके बाद कहता है कि 7 दिन के अंदर वो जैसे ही आपने एप्लीकेशन फाइल करी उसके बाद आपको एडमिट करने का या रिजेक्ट करने का बता देगा। अगर एडमिट करेगा तो फाइनेंशियल क्रेडिटर को भी इन्फॉर्म करेगा और कॉर्पोरेट डेटर को भी इन्फॉर्म करेगा कि ऐसा ऐसा तेरे अगेंस्ट में जो है एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 7 यहाँ पर खत्म होता है। उसके बाद एक प्रोसेस आता है जो हमसे ये कहता है कि क्या एप्लीकेशन विड्रॉ करी जा सकती है? बिल्कुल विड्रॉ करी जा सकती है एनी टाइम बिफोर एडमिशन जो है एडवांस जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लेने के बाद वो जो है वो करा जा सकता है। तो इसके अंदर प्रोसीजर क्या है? मतलब सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं तो इसके अंदर प्रोसीजर ये है कि बिफोर एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन को एक्सेप्ट होने से पहले भी विड्रॉ किया जा सकता है। उसके बाद आफ्टर एडमिशन भी रिजेक्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा? फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा, ठीक है। कौन कौन कर सकता है? तो देखो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कौन कौन कर सकता है, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये बोला गया बिफोर कंस्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कहता है विड्रॉल किया जा सकता है किसके द्वारा? थ्रू आईआरपी के थ्रू जो है विड्रॉल किया जा सकता है। जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है विड्रॉल करने की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, ठीक है। दूसरा आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ सीओसी भी जो है वो कमेंसमेंट ऑफ जो हमारा सीओसी है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनने के बाद भी जो है एप्लीकेशन को विड्रॉ किया जा सकता है। और इन्विटेशन करने के बाद मतलब प्लान बनने के बाद भी आपका जो है विड्रॉल किया जा सकता है। देखो इसके बारे में ना हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे, अभी सेक्शन आएगा उसका एप्रोप्रिएट सेक्शन आएगा वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन आपको एक चीज मैं इसके अंदर जो बता दूं, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज बताऊं इसके अंदर, अगर मैं आपको पॉइंट्स में बोलूं तो कहता है बिफोर एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन भी आप विड्रॉ कर सकते हो एप्लीकेशन को। दूसरा आफ्टर एडमिशन भी एप्लीकेशन को आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसमें सबसे पहला पॉइंट ये कहता है बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, तो आप विड्रॉ कर सकते हो, उससे पहले भी कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको सेक्शन 7 में अगर आपको विड्रॉ करना है, मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको 90% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कितने? 90% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आफ्टर इश्यू ऑफ इन्विटेशन अगर आप कर रहे हो, आफ्टर इश्यू ऑफ इन्विटेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफ अगर इंटरेस्ट का कर रहे हो तो उस केस में आपका क्या होगा? सारे केस में फाइनल अप्रूवल विड्रॉल टू बी गिवन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब अगर मैं सिंपल सी
बात इसके अंदर बताऊं ना आपको, तो इस केस में भी आफ्टर इश्यू ऑफ अगर ईओआई कर रहे हो तो भी आपको 90% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन 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 इन सभी केस में एक कॉमन बात बताऊं, इन सारे केस में जो फाइनल अप्रूवल है ना वो कौन देगा, अल्टीमेटली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी देगा। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, मैंने सिर्फ इतना बताया कि एप्लीकेशन जो है विड्रॉ हो सकती है जिसने फाइल करी है उसके द्वारा, अगर वो चाहे तो, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लेके। ठीक है, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 हमसे क्या कहता है? सेक्शन नंबर 8 बहुत सिंपल सी बात कहता है। सेक्शन नंबर 8 हमसे ये कहता है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं वो भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऑपरेशनल क्रेडिटर्स सेक्शन नंबर 9 में एप्लीकेशन फाइल करने से पहले क्या करेंगे, डिमांड नोटिस भेजेंगे कि भाई मेरे पैसे दे दे कॉर्पोरेट डेटर को। अब कॉर्पोरेट डेटर जवाब देगा 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन के अंदर कॉर्पोरेट डेटर ये जवाब देगा कि हमारा तो डिस्प्यूट चल रहा है, या वो ये बोलेगा मैंने तो पेमेंट कर दी है और ये ले सबूत जो, और वो साथ में क्या करेगा, सबूत भेज देगा कि बैंक अकाउंट की कॉपी भेज देगा या कोई भी कॉपी भेज देगा, चेक वगैरह की तूने एन कैश करवा लिया था। तो अब 10 दिन के अंदर अंदर उसने सबूत भेज दिए। अब इसके बाद क्या होगा, अगर उसने कोई सबूत नहीं भेजे या 10 दिन में कोई जवाब नहीं दिया होगा तो सेक्शन नंबर 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब वो एप्लीकेशन जब वो फाइल करेगा, मतलब या तो कोई रिप्लाई नहीं आया उसका 10 दिन में, या अगर रिप्लाई आया तो उसने बोल दिया कि मैं नहीं दे रहा पैसे, जो करना है कर ले, तो उसके बाद क्या होगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर जाएगा। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या करेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके फर्निश करेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूं, दीज डॉक्यूमेंट्स टू बी फर्निश्ड बिफोर एनसीएलटी अलोंग विद एप्लीकेशन ऑफ द जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है। कॉपी ऑफ इनवॉइस या डिमांड नोटिस दे देगा, एफिडेविट दे देगा, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट दे देगा, कॉपी ऑफ रिकॉर्ड्स विद इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी दे देगा, कोई और प्रूफ दे देगा या कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब ये सारी एप्लीकेशन जो है, ये सारी रिकॉर्ड्स उसको प्रोवाइड करेगा, मिला जुला के वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जिससे ये प्रूव हो जाए कि उसने माल दिया था और उसके पैसे अब तक उसको नहीं मिले हैं। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो सेक्शन था, अमेंडमेंट से पहले एक बार एक चीज बोली जाती थी कि जो बैंक सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं ना, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं, वो मैंडेटरी नेचर होते हैं, उसे चेंज किया गया और ये बोला गया कि बैंक स्टेटमेंट नहीं देगा तो भी चलेगा, बस कोई भी प्रूफ जो ये प्रूफ करते कि आपको कोई पैसे रिसीव नहीं हुए हैं और या किसी भी तरीके का डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। उसके बाद ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास ये वो मे वर्ड यूज है, ठीक है, मतलब ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास जो है वो मे वर्ड यूज कर रखा है, वो उसकी चॉइस है कि वो आईआरपी का नाम दे सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर दिया जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा कि एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, या तो एडमिट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। अगर वही सारे रीजन है कि अगर उसको लगेगा हाँ गलत हुआ है तो एक्सेप्ट कर लेगा, अगर लगेगा गलत नहीं हुआ तो रिजेक्ट कर देगा। अगर आपकी उसकी एप्लीकेशन में किसी तरीके की गड़बड़ होगी तो 7 दिन में उसे ठीक करने के लिए बोल देगा, 7 डेज में, बात खत्म हो गई। उसके बाद विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, जैसा अभी हमने फाइनेंशियल क्रेडिटर वाले के केस में पढ़ा ना, वही सेम प्रोसीजर यहां पर भी प्रिवेल करेगा कि जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन लगेगी एट द एंड, और जो है एप्लीकेशन जो है विड्रॉ हो सकती है जो ऑपरेशनल क्रेडिटर ने फाइल करी है। जिस दिन जो हमारा एनसीएलटी एक्सेप्टेंस करेगा उस दिन से हमारा सीआईआरपी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है अगला सेक्शन जो बात करता है कॉर्पोरेट डेटर। क्या कॉर्पोरेट डेटर खुद से एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? बिल्कुल फाइल कर सकता है। वो ये बोल सकता है कि मुझे मार दो, मेरी बस की नहीं है, मैं इनके पैसे नहीं चुका सकता, तो कॉर्पोरेट डेटर खुद से एप्लीकेशन फाइल करेगा। अब कॉर्पोरेट डेटर जब एप्लीकेशन फाइल करने जाएगा तो उसको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? एक तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा, प्लस प्रपोज्ड आईआरपी का नाम लेके जाएगा, प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएगा, या फिर 3/4 ऑफ द पार्टनर्स का अप्रूवल लेगा। क्या क्या चीजें लेके जाएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जाएगा विद सच अदर इन्फॉर्मेशन, प्लस प्रपोज्ड आईआरपी का नाम लेके जाएगा, प्लस वो जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाएगा, पास किया होगा तो उसकी कॉपी लेके जाएगा, या फिर 3/4 ऑफ द पार्टनर्स का अप्रूवल लेके जाएगा, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन भी 14 दिन के अंदर अंदर ही या तो एक्सेप्ट करी जाएगी या रिजेक्ट करी जाएगी, जैसे बाकी दोनों की करी गई थी, ऑपरेशनल क्रेडिटर की और फाइनेंशियल क्रेडिटर की, ठीक है। या तो एडमिट कर लेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। उसके अलावा इसके अंदर ये बोला गया कि अगर कोई गलती करी होगी रेक्टिफाई कर एप्लीकेशन में तो रेक्टिफाई करने के लिए बोल देंगे 7 दिन के अंदर अंदर, और जिस दिन एक्सेप्टेंस हो जाएगी उस दिन से हमारा कमेंसमेंट हो जाएगा सीआरपी का, ठीक है। इसके बाद अगला सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 11 कहता है कि किन किन लोगों का सीआईआरपी नहीं हो सकता। कहता है जिसका ऑलरेडी सीआईआरपी चल रहा है उसका सीआईआरपी स्टार्ट नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। जिसका 12 महीने पहले ही खत्म हुआ है तो उसका सीआईआरपी स्टार्ट नहीं हो सकता। जिसका 12 महीने पहले ही खत्म हुआ था और जो प्लान बनाया था उसको वो फॉलो ही नहीं कर रहा, रेजोल्यूशन प्लान को वो फॉलो ही नहीं कर रहा, या फिर जिसका लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया है वो उसका सीआईआरपी स्टार्ट नहीं हो सकता। ये सेक्शन नंबर 11 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। इन 4 केसेस में सीआरपी नहीं हो सकता। जिसका ऑलरेडी सीआरपी चल रहा है, जिसका 12 महीने पहले ही हुआ है, मतलब 12 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, या जिसका 12 महीने पहले हुआ था और वो वॉलेट कर रहा है रेजोल्यूशन प्लान को, एंड द लास्ट वन जिसका लिक्विडेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, एक चीज इसके अंदर एक्सप्लेनेशन डाल के क्लियर करी गई कि अगर किसी बंदे का सीआरपी चल रहा है, मतलब अगर किसी बंदे का आईबीसी चल रहा है, तो वो बंदा दूसरे के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, दूसरे के अगेंस्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है किसी और के अगेंस्ट में। क्यों? ठीक है, हो सकता है ना भाई इस कॉर्पोरेट डेटर को भी किसी ने धोखा दिया हो,
इसके बाद सेक्शन नंबर 12 आता है। सेक्शन नंबर 12 हमसे क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 12 हमसे क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 12 हमसे ये बोलता है कि जो हमारा टाइम लिमिट क्या है। सेक्शन नंबर 12 हमसे बोलता है कि 180 डेज के अंदर अंदर जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, 180 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस दिन से एक्सेप्ट हुआ उस दिन से। ठीक है, उसके बाद 66% ऑफ द क्रेडिट क्रिएटर्स के अप्रूवल लेने के बाद उसको जो है आप बियॉन्ड 180 डेज भी लेके जाया जा सकता है, बियॉन्ड 180 डेज भी लेके जाया जा सकता है। और पीरियड ऑफ एक्सटेंशन जो है हमारा नॉट मोर देन 90 डेज होगा, चाहे कितना भी हो जाए। 90 डेज से ज्यादा का जो है 66% अप्रूवल के बाद आप जो है एप्लीकेशन फाइल करोगे एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी को भी अगर ठीक लगा तो उसके बाद 90 डेज का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा और सिर्फ जिंदगी में एक ही बार आपको एक्सटेंशन मिलेगा, बार बार एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक चीज और बोली गई कि अगर आपके केसेस वगैरह चल रहे होंगे, इनकेस अगर आपके कुछ केसेस वगैरह चल रहे होंगे तो मैक्सिमम आपको 330 डेज का मिलेगा, मैक्सिमम आपको 330 डेज का मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं ना तो मैक्सिमम 330 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद ये चार्ट में अगर आप समझोगे तो चार्ट में भी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, एक्सटेंशन जो है सिर्फ एक बार मिलेगी और 180 डेज के बाद आपको 90 दिन की मिल सकती है और आपका 180 दिन में आपको खत्म करना होगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। और अगर आपको एक्सटेंशन मिली भी तो 90 डेज और मैक्सिमम जो है वो 330 डेज हो सकता है अगर आपके कुछ लीगल केसेस वगैरह चल रहे होंगे तो। ठीक है, लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही होंगी तो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी। आईआरपी जो है अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, आईआरपी अपॉइंट किया जाएगा, उससे कंफर्मेशन ली जाएगी कि बेटा क्या तू अपॉइंट होना चाहता है एज आईआरपी। वो कहेगा हाँ मैं अपॉइंट होना चाहता हूं तो वो अपॉइंट हो जाएगा आईआरपी की तरह। इसके बाद सेक्शन नंबर 12 आता है। सेक्शन नंबर 12 कहता है कि जो एप्लीकेशन फाइल करी गई थी सेक्शन नंबर 7 में किसके द्वारा? फाइनेंशियल क्रेडिटर के द्वारा, 9 में ऑपरेशनल क्रेडिटर के द्वारा और 10th में किसके द्वारा? 10th में किसके द्वारा? कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो एनसीएलटी है वो विड्रॉ कर सकता है एप्लीकेशन अगर जो एडमिट करी गई थी 7, 9 और 10 में, अगर एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल करी तो, लेकिन 90% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल चाहिए होगा। यही बात मैं ऊपर बोल रहा था जब मैं वो प्रोसेस पढ़ा रहा था, तो मैं आगे जाके इसको सेक्शन में आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो यही है वो सेक्शन जिसमें ये लिखा हुआ है कि 90% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से अप्रूवल ले लेंगे और वो एप्लीकेशन देके सब कुछ खत्म। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 13 आता है। सेक्शन नंबर 13 कहता है कि वो बंदा जो है जो भी आईआरपी अपॉइंट हुआ है वो डिक्लेरेशन करेगा कि मॉरिटोरियम का और पब्लिक अनाउंसमेंट का। ठीक है, पब्लिक अनाउंसमेंट करेगा। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 14 आता है। सेक्शन नंबर 14 कहता है कि जिसके अगेंस्ट में हमारा आईबीसी चल रहा है उसके ऊपर मॉरिटोरियम लग जाएगा। मॉरिटोरियम का मतलब क्या होता है कि कोई भी बंदा उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके ऊपर कोई भी बंदा जो है केस नहीं कर सकता, उसको मतलब मॉरिटोरियम का मतलब होता है अब कोई लोग उसे ना बार बार डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम कंपनी को जिंदा करने की कोशिश करें और बार बार कोई आके परेशान करेगा तो यार जिंदा कैसे कर पाएगा। ठीक है, तो इस केस में इसलिए बोला गया कि कोई भी बंदा उसके ऊपर केस नहीं कर सकता, ना ही वो किसी को ट्रांसफर कर सकता, ना ही वो अल्टर कर सकता, ना ही वो डिस्पोज ऑफ कर सकता कोई भी एसेट्स वगैरह या लीगल राइट्स वगैरह, ना ही एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट हो सकता अंडर द सरफाइसी एक्ट। ठीक है, और ना ही कोई बंदा आके लेसर या ओनर अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकता। जब तक मोरेटोरियम चल रहा है किसी भी तरीके से परेशान मत करना उस बंदे को, प्लीज यार प्लीज परेशान मत करना। लेकिन इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई कि अगर किसी भी तरीके का लाइसेंस वगैरह लेना होगा गवर्नमेंट से तो वो लाइसेंस वगैरह अगर लेना होगा तो उसके केस में मॉरिटोरियम एप्लीकेबल नहीं है। नेसेसरी लाइसेंस वगैरह लिए जा सकते हैं किसके द्वारा? कॉर्पोरेट डेटर के द्वारा। उसके अलावा जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी, एसेंशियल चीज़ों पे रोक टोक नहीं लगेगी। उसके अलावा इसके अंदर ठीक है, इफेक्ट ऑफ मॉरिटोरियम जो है, मॉरिटोरियम कब तक रहेगा? मॉरिटोरियम मैं आपको बता दूं, मॉरिटोरियम जो चलेगा वो हमारा जब तक हमारा सीआरपी चलेगा तब तक चलेगा, मतलब मैक्सिमम 180 डेज या एक्सटेंशन हो गया 90 डेज या 330 डेज, तब तक आपका मॉरिटोरियम चलेगा कॉर्पोरेट डेटर के ऊपर। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो गारंटर होता है वो किसी भी तरीके से, जो गारंटर होता है ना वो हमारा किसी भी तरीके से मॉरिटोरियम को एंजॉय नहीं करता है, मतलब कोई बंदा जाके इससे वसूल सकता है, लेकिन हमारा लॉ जो है ना वो ये बोलता है, कई सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं जिसमें ये बोला गया कि गारंटर को तभी परेशान किया जाए जब आप उस बंदे से पैसे ना वसूल पाए जो ओरिजिनल बंदा है। ठीक है, तो जब तक हमारा वो बंदा ये उम्मीद है कि वो जिंदा हो सकता है तो तब तक गारंटर को आप ना परेशान करें तो बेहतरीन रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्लैरिफिकेशन है वही जो मैंने ऊपर बताई कि लाइसेंस वगैरह अगर कुछ लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट से लेने होंगे तो वो लाइसेंस वगैरह ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मॉरिटोरियम के पीरियड में भी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट जो आता है वो ये आता है कि पब्लिक अनाउंसमेंट। सेक्शन नंबर 15 हमसे बोलता है पब्लिक अनाउंसमेंट के बारे में। पब्लिक अनाउंसमेंट करी जाएगी आईआरपी के द्वारा कि मैं आ गया हूं, अपना नाम बताएगा, कॉर्पोरेट डेटर का नाम बताएगा। ठीक है, जो सीआरपी में है अपना नाम बताएगा, जो अपॉइंट हुआ है डिटेल्स देगा अपने बारे में। उसके अलावा पेनल्टीज बताएगा अगर किसी बंदे ने गलत क्लेम दिया तो। ठीक है, और ये बताएगा कि कब क्लेम कब तक सबमिट करना है और लास्ट डेट बताएगा कि क्लेम कब तक देना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताएगा और एक लास्ट डेट ये भी बताएगा कि कब सीआरपी खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या बताएगा? नाम और एड्रेस देगा कॉर्पोरेट डेटर का, उसके बाद नाम बताएगा अथॉरिटी का विद विच द कॉर्पोरेट डेटर इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। उसके अलावा नाम बताएगा अपना और उसके अलावा ये बताएगा
कि क्लेम्स कब तक देने हैं, पेनल्टी बताएगा कि अगर किसी बंदे ने गलत क्लेम्स दिए तो, ठीक है, लास्ट डेट बताएगा क्लेम्स की, और उसके अलावा सीआरपी कब खत्म होगा ये बताएगा। जितना भी खर्चा होगा पब्लिक अनाउंसमेंट का, जब ये स्टार पॉइंट है, इस पे एमसीक्यू आता है, जितना भी खर्चा होगा पब्लिक अनाउंसमेंट का वो सारा का सारा जो है एप्लीकेंट करेगा, जिसने एप्लीकेशन फाइल करी होगी वो करेगा, लेकिन बाद में वो रिइंबर्स करके दे दिया जाएगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के द्वारा टू द एक्सटेंट इट रेटिफाइज देम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 15 के बाद हमारे पास अगला पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट, और सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 हमसे क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट टर्म एंड पावर ऑफ आईआरपी। क्या क्या पावर होती है आईआरपी की, अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अपॉइंटमेंट हो जाएगा आईआरपी का अगर उसके ऊपर किसी भी तरीके की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ना चल रही हो तो, ठीक है। उसके बाद उसके पास क्या क्या पावर होती है, क्या क्या वो कर सकता है। सबसे पहले इसके अंदर ये बोला गया जैसा आईबीबीआई बोलेगा वो उसी तरीके से काम करेगा, जैसा आईबीबीआई बोलेगा मतलब इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया बोलेगा उस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हमारा ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर बोला गया कि जो आईआरपी होता है ना, वो या तो हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर ने जिसका नाम दिया होता है वो अपॉइंट होता है, या ऑपरेशनल क्रेडिटर के पास चॉइस होती है, या तो वो अपना नाम देगा तो वो अपॉइंट होगा, ठीक है। अगर उसने नाम नहीं दिया तो आईबीबीआई को इन्फॉर्म किया जाएगा और आईबीबीआई 10 दिन के अंदर अंदर जो है किसी बंदे को अपॉइंट करके देगा जिसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स ना चल रही हो, ठीक है। अगर कॉर्पोरेट डेटर भी ने एप्लीकेशन फाइल करी है तो वो नाम देगा, अगर उसके अगेंस्ट में कोई किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी तो आईबीबीआई को बताया जाएगा और आईबीबीआई 10 दिन के अंदर अंदर किसी और नए बंदे का नाम देगा जो हमारा काम करेगा एज अ आईआरपी, ठीक है। इसके बाद अगर मैं पीरियड की बात करूं किसकी, आईआरपी के, तो आईआरपी तब तक काम करेगा जब तक उसे या तो आरपी नहीं बना दिया जाता तो फिर वो एज अ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल काम करेगा, या उसकी जगह किसी और को अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ आरपी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 18 आता है। सेक्शन नंबर 18 क्या कहता है कि क्या ड्यूटीज होंगी हमारी आईआरपी की, तो अगर मैं बताऊं तो ये सारी ड्यूटीज आईआरपी के आप रीड कर लीजिएगा कि वो क्या कर सकता है, वो कलेक्ट करेगा जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू एसेट्स वगैरह, ठीक है, क्लेम्स वगैरह कलेक्ट करेगा, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएगा, एसेट्स को मॉनिटर करेगा, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, कंट्रोल में लेगा सारे के सारे एसेट्स और सच अदर ड्यूटीज जो भी बोर्ड ने बोलेंगे वो सारे करेगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 17 आता है। सेक्शन नंबर 17 क्या कहता है, सेक्शन नंबर 17 हमें बताता है पावर्स क्या होते हैं आईआरपी पे, तो सेक्शन नंबर 17 ये बताता है कि क्या क्या पावर्स होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर ये बोला गया कि अब क्या कर सकता है आईआरपी जो आया ना वो हमारा कॉर्पोरेट डेटर के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सरसाइज कर सकता है, जैसा आईबीबीआई ने बोला होगा उस तरीके से काम करेगा, ठीक है। उसके बाद ई रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को चेक कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा उसके पास अथॉरिटी होती है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह रिकॉर्ड्स वगैरह देख सकता है और लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, तो ये सारी पावर उसके पास होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स की पावर होती है वो सारी पावर सब किसके पास हो जाएगी, आईआरपी के पास आ जाएगी, ठीक है। जितने भी ऑफिसर्स हैं मैनेजर्स हैं उस कॉर्पोरेट डेटर के, ठीक है, वो सारे के सारे सहयोग बनाएंगे और पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। उसके अलावा बैंक्स वगैरह को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आईआरपी आ गया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ प्रूफ्स, कहता है किस तरीके से प्रूफ सबमिट करे जाएंगे आईआरपी के पास, किसके द्वारा, जब पब्लिक अनाउंसमेंट करी तो उसके बाद कॉर्पोरेट डेटर आपके पास जो है वो करेंगे आफ्टर अनाउंसमेंट, आपके पास क्या करेंगे आफ्टर अनाउंसमेंट, आपके पास जो जितने भी वो होंगे क्या नाम है प्रूफ ऑफ द क्लेम्स जो है वो सबमिट करेंगे। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या करेंगे, वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी आपके पास डिटेल्स फर्निश करेंगे, ये फॉर्म्स वगैरह हैं इसको याद नहीं रखना। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी देंगे और जो वर्कमैन और इंप्लॉइज हैं वो भी देंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं बहुत ही स्टार मार्क पॉइंट, जो वर्कमैन और इंप्लॉइज होते हैं ना वो ऑपरेशनल क्रेडिटर माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके बाद आता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए सेक्शन नंबर 22 है। सेक्शन नंबर 22 में ये बोला जाता है कि 7 डेज के अंदर अंदर जो है हमारी जैसी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनेगी उसके 7 दिन के अंदर अंदर उनकी मीटिंग होगी। अब इस 7 दिन की मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा क्या आईआरपी को ही आरपी बना ले या नए आरपी को अपॉइंट किया जाए, ठीक है। तो नए आरपी को अपॉइंट किया जाए तो जो भी हमारा डिसाइड किया जाएगा 66% ऑफ द वोट से डिसाइड करेंगे और जो भी डिसाइड किया जाएगा वो हमारा फॉलो किया जाएगा। तो 66% वोट से ये बताया जाएगा कि क्या इसी आईआरपी को आरपी बनाए या नए आरपी को अपॉइंट करे, ठीक है। तो ये सारी चीज हमारी देखी जाएगी। जिसको भी अपॉइंट किया जा रहा होगा उसकी कंफर्मेशन लेनी होगी रिटर्न में कि भाई तेरे को हम अपॉइंट करें एज अ न्यू आरपी, क्या तू बनना चाहता है, तो वो अपनी नए आरपी की कंसेंट लेंगे और जो कंसेंट होगी वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सबमिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर बोला गया कि अगर पुराने वाले को भी अपॉइंट करे तो उसकी भी कंसेंट और कंफर्मेशन चाहिए होगा और इसके बारे में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अल्टीमेटली इन्फॉर्म कर दोगे। तो मतलब जिसको भी अपॉइंट कर रहे हो ना उससे कंसेंट ले लेना और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या मतलब एनसीएलटी को इन्फॉर्म कर देना। उसके अलावा या अगर आपने नए वाले आरपी को चुना है मतलब आईआरपी को आरपी में नहीं बदला तो ये आईआरपी तब तक काम करेगा पुराना वाला जब तक नया वाला आरपी ना आ जाए और इसकी ये ड्यूटी बनती है आईआरपी की सारी इन्फॉर्मेशन जो अब तक उसने कलेक्ट करी है वो सारी नए वाले आरपी को प्रोवाइड करे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 23 आता है। सेक्शन नंबर 23 बात करता है रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ आरपी के बारे में। तो आरपी जो है वो कंडक्ट करेगा एंटायर सीआईआरपी प्रोसेस पूरा विद इन द पीरियड खत्म करने की कोशिश करेगा। वो सारी की सारी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा जो आईआरपी के पास पावर थी, ऑब्वियसली बात है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास भी
वो पावर होगी ना यार, ठीक है, सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट ये कहता है जैसे आरपी आ जाएगा तो आईआरपी, हाँ ये पावर, ये बोला गया कि जैसे ही हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आ जाएगा तो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल सारी की सारी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 25 जिसके अंदर ड्यूटीज बताई गई हैं जो हमारा आरपी अपॉइंट होगा उसकी। तो ड्यूटीज यही है कि सारी की सारी कस्टडी ऑफ द एसेट्स, उस एसेट्स ले लेगा, जो इंटरिम फाइनेंस है वो भी इशू कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा रिप्रेजेंट ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है थर्ड पार्टीज के सामने, ठीक है। अपॉइंट कर सकता है अकाउंटेंट्स को, लीगल प्रोफेशनल्स को, मेंटेन कर सकता है और अपडेट करेगा लिस्ट ऑफ क्लेम्स। उसके अलावा मीटिंग्स करवाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम प्रिपेयर करेगा, बाकी सारे जो सच अदर फंक्शन जैसा भी उनको लगेगा वो करेगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है एलिजिबिलिटी ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू बी अपॉइंटेड एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। कहता है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कौन बंदा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बन सकता है। सबसे पहली बात, वो कंपनी का सेक्शन नंबर 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के काबिल होना चाहिए तो वो बन सकता है। दूसरी बात, वो रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए कॉर्पोरेट डेटर का, ठीक है। तीसरी बात, वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर या पार्टनर ऑफ द फर्म ऑफ ऑडिटर्स नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का ऑडिटर, ठीक है, नहीं होना चाहिए इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। उसके अलावा वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, प्रोप्राइटर नहीं होना चाहिए, पार्टनर नहीं होना चाहिए किसी भी लीगल या कंसल्टिंग फर्म का, जिस कंसल्टिंग फर्म का, ठीक है, 5 ग्रॉस टर्नओवर का 5% हमारे इस कॉर्पोरेट डेटर की वजह से होता है कभी भी लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है, तो वो होता है। उसके बाद फीस ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा, सबसे पहले सेक्शन नंबर 53 आगे जाके हम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 53 हम जाके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कॉस्ट होती है, जो खर्चा होता है आईआरपी का पूरा जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का खर्चा होता है वो पे किया जाता है, और लिक्विडेशन का खर्चा सबसे पहले पे किया जाता है। ये बात हम सेक्शन 53 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है क्या हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जिसको हमने अपॉइंट किया है आरपी को एज पर सेक्शन नंबर 22 जिसको अपॉइंट किया था, क्या उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 27 हमसे बोलता है कि उसको भी रिप्लेस किया जा सकता है। अगर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को लगता है वो ढंग से काम नहीं कर रहा तो उसे रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन 66% वोट इस केस में भी चाहिए होते हैं, उसके बाद ही रिप्लेस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नए बंदे को अपॉइंट किया जाएगा और उस बंदे के ऊपर किसी भी तरीके आईबीबीआई को इन्फॉर्म किया जाएगा, आईबीबीआई बंदे का नाम देगा जिसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 29। सेक्शन नंबर 29 कहता है जो भी हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है उसको सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, इंफॉर्मेशन जिसको हम इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम लेके वो किसको देता है, रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को देता है। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट क्या करता है, रेजोल्यूशन प्लान बनाता है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके बाद आता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होता है सेक्शन नंबर 21 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में रिलेटेड पार्टीज नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर जो हमारे जिनका डेट जो है इक्विटी में कन्वर्ट करा गया है, जिनका डेट इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है, उन लोगों को रिलेटेड पार्टीज नहीं माना जाएगा। वो लोग जो है इसके अंदर कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दिया, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये चीज आती है कि जहां पर इन केस एनी पर्सन इज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो जितना हिस्सा उनका फाइनेंशियल क्रेडिटर का होगा उतने के लिए ही वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में पार्ट बनेंगे। उसके अलावा किसी ऑपरेशनल क्रेडिटर ने अगर अपना राइट ट्रांसफर कर दिया फाइनेंशियल क्रेडिटर को, तो वो फाइनेंशियल क्रेडिटर उस एक्सटेंट तक ऑपरेशनल क्रेडिटर ही कहलाएगा। ये नहीं है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा ऑपरेशनल क्रेडिटर भी, ऐसे कन्वर्जन नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 21(6) जिसके अंदर ये बोला गया कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर सकते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स अपॉइंट कर सकते हैं एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसी भी ट्रस्टीज वगैरह को, एजेंट्स वगैरह को, ठीक है। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, वो लोग अपॉइंट कर सकते हैं, किसी आईआरपी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब अदर देन दिस आईआरपी, किसी ऑब्वियस सी बात है ना, इसी को ना अपॉइंट करेंगे, किसी आरपी को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ, ठीक है। उसके बाद कि जो हमारे राइट उसके बाद ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के पास सारे राइट्स होंगे कि एज अ फाइनेंशियल क्रेडिटर ही वो काम करेगा, ऑब्वियसली बात है ना, हमने अपॉइंट किया तो उसके पास राइट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 24 आता है। सेक्शन नंबर 24 क्या कहता है, मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, कहता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी। अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी, जितना भी जैसा भी डिसाइड किया होगा उस तरीके से होगी, आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं पढ़ाने जा रहा हूं कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन कौन होगा। सबसे पहले तो जहां पर आपके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही होंगे, ठीक है। तो और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होगा वो मीटिंग कंडक्ट करवाएगा कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे। लेकिन अगर किसी कंपनी में फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं ही नहीं, मतलब अगर कोई फाइनेंशियल डेट ही नहीं है उस कंपनी में फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा, जहां पर ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या फिर फाइनेंशियल सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स रिलेटेड पार्टीज हैं, तो उस केस में क्या होगा, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो होंगे बाय वैल्यू वो अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। अगर 18 से कम आपके ऑपरेशनल क्रेडिटर 18 से ही कम है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जितने भी ऑपरेशनल क्रेडिटर होंगे सारे के सारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के बंदे बन जाएंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा जो इलेक्ट किया जाएगा ऑल वर्कमैन के द्वारा, वो बनेगा, और एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉइज का जो होगा वो भी इसके अंदर रहेगा। तो 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर्स रहेंगे, या 18 से अगर कम है तो वो सारे ही रहेंगे फिर, और एक रिप्रेजेंटेटिव वर्कमैन का रहेगा, एक रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉइज का भी रहेगा, ठीक है।
किस में, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में। इसके बाद प्रोसीजर क्या क्या है जो हमारा कंडक्ट करता है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के मेंबर्स की मीटिंग होगी आपस में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर को भी मीटिंग में बुलाया जाएगा, और ऑपरेशनल क्रेडिटर जिनका 10% ऑफ द डेट से ज्यादा का वैल्यू है, 10% से ज्यादा का वैल्यू है डेट में, टोटल डेट में, उनको भी नोटिस भेजा जाएगा कि आ जाओ बेटा मीटिंग हो रही है। तो किस किस को नोटिस भेजा जाएगा, एक तो मेंबर्स ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को, ठीक है, इंक्लूडिंग उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, जो हमारे सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन सबको, और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को जिनका ड्यूज 10% से ज्यादा है टोटल ड्यूज में से, तो उनको भी भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर ये बोला गया कि मीटिंग में सब कुछ जो भी डिसीजंस वगैरह ले होंगे वो लेंगे, जिसमें ये पहली मीटिंग होगी हमारी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की 7 दिन के अंदर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी, ठीक है, जिसके अंदर हमारा डिसाइड किया जाएगा कि इसी बंदे को आईआरपी को आरपी बनाए या नए आरपी को चुने, और 66% के तहत वो फैसला लिया जाएगा। जो नोटिस भेजा जाएगा मीटिंग का वो 5 दिन मिनिमम जो है, कम से कम 5 दिन पहले भेजा जाएगा, लेकिन अगर हमारा जो है अगर जल्दी में भेजना है तो कम से कम 24 घंटे का आपको टाइम होना चाहिए, जल्दी वाले में 24 घंटे पहले आप भेज सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कोरम कितना होना चाहिए। अगर कोरम के बारे में मैं बात करूं तो कम से कम 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स वाले लोग जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अगर कोरम नहीं आई तो मीटिंग आपकी एडजर्न हो जाएगी, ठीक है, एडजर्न हो जाएगी, जो हमारे सेक्शन जैसे कंपनीज एक्ट में बोला गया है वैसे यहां पर बोला गया है, ठीक है। 33% याद रखना, और किसका 33%, यानी कि डायरेक्टर्स आ गए उसको गिन लो, जो हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है उनका 33%, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 28 आता है। सेक्शन नंबर 28 कहता है कि कुछ काम करने से पहले आरपी को भी परमिशन लेनी पड़ेगी, आरपी को भी परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की। क्या क्या काम करने से पहले, अगर वो इंटरिम फाइनेंस रेज करना चाहता है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहता है, या कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करना चाहता है, कोई चेंज करना चाहता है ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर में, ठीक है, कोई भी अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन करना चाहता है, एओए एमओए में चेंज करना चाहता है, कोई शेयर्स डिस्पोज ऑफ करना चाहता है, चार्ज क्रिएट करना, मैनेजमेंट में चेंज करना चाहता है, ठीक है, राइट्स को ट्रांसफर करना चाहता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में चेंजेस करना चाहता है ऑडिटर्स वगैरह के साथ, तो कुछ भी ऐसा करना चाहता है तो उस केस में सबसे पहले कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से आपको अप्रूवल लेनी होगी। मतलब बड़े बड़े काम करने से पहले आपको कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और 66% ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अगर अप्रूवल देंगे तब जाके माना जाएगा, ठीक है। अगर 66% ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूवल नहीं दिया तो फिर आपने अगर नहीं लिया तो जो भी आपने किया होगा वो वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है मे बी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ग्राउंड्स, जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं होते, जो प्लान्स बनाते हैं, जो रेजोल्यूशन प्लान बनाते हैं, तो इसके अंदर ये बोला गया कि कौन कौन से लोग जो होते हैं इनएलिजिबल होते हैं एज अ टू बिकम अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताता रहता हूं फटाफट से। अगर कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो नहीं बन सकता, ठीक है। उसके अलावा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो नहीं बन सकता। दूसरा विलफुल डिफॉल्टर जैसे विजय माल्या वगैरह हो गए वो नहीं बन सकता। उसके अलावा जिसकी वजह से बैंक में एनपीए हुए हैं एसेट्स, वो नहीं बन सकते, लेकिन वो लोग बन सकते हैं अगर वो 6 महीने के, अगर वो लोग जो है अपने एनपीए को क्लियर करवा देते हैं तो, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर ये बोला गया कि अगर वो अपने एनपीए को क्लियर कर देते हैं तो वो लोग बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जेल होके आए हो तो उस केस में जेल खत्म होने के बाद 2 साल तक आप नहीं बन सकते रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, उसके बाद बन सकते हो। उसके अलावा अगर डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर हो आप, डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो वो तब आप नहीं बन सकते। अगर आपको सेबी ने प्रोहिबिट कर रखा है तो आप नहीं बन सकते। उसके अलावा अगर आप किसी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व थे तब आप नहीं बन सकते। अगर आपने किसी गलत बंदे की गारंटी दे रखी है, आप गारंटर हो, मतलब बुरे लोगों के गारंटर हो, तो भी आप नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये लोग जो होते हैं हमारे क्या माने जाते हैं, ये लोग जो होते हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते, ऐसा बताया गया, ठीक है। यही फालतू की बातें इसके अंदर बोली गई हैं। प्लीज आपको अगर मन करे तो आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है रेजोल्यूशन प्लान। अब क्या होगा, रेजोल्यूशन प्लान बन जाएगा। अब रेजोल्यूशन प्लान जब बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रोसीजर ये होगा कि रेजोल्यूशन प्लान जो होगा वो तो उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान जो होगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को दिखाया जाएगा। अब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जब दिखाया जाएगा तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कुछ चीजें चेक करेगा। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल 2 चीजें चेक करेगा। सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान से सुनिएगा, क्या चेक करेगा, मैं बहुत भारी चीजें मतलब ड्यूटीज बता रहा हूँ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या क्या होंगी, ये वाले पॉइंट पे मैं हूं, ड्यूटीज बता रहा हूं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की क्या क्या होंगी कि रेजोल्यूशन प्लान को देखते वक्त। तो सबसे पहला पॉइंट क्या चेक करेगा, वो सबसे पहला पॉइंट ये चेक करेगा मैनर फॉर पेमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट ऑन प्रॉपर्टी। मतलब जो हमारा आईआरपी का कॉस्ट लगा होगा, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कॉस्ट लगा होगा, सबसे पहले जो खर्चा हुआ होगा ये पूरे के पूरे कंपनी को जिंदा रखने के लिए, तो उसका कॉस्ट सबसे पहले प्रायोरिटी पे दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। दूसरी बात, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर होगा या नहीं होगा। तीसरी बात, किसी तरीके का कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ तो नहीं हो रहा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इंप्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन ऑफ द प्लान, मतलब प्रॉपर तरीके से प्लान को सुपरविजन करना और प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना और सच अदर थिंग्स, जैसा उसको ठीक लगे। ये 4 चीजें देखेगा। तो कौन कौन सी चीजें देखेगा, सबसे पहला पॉइंट ये देखेगा
ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये देखेगा कि आपका रेजोल्यूशन जो प्रोफेशनल का जो खर्चा हुआ है आईबीसी के लिए उसका कॉस्ट सबसे प्रायोरिटी में होना चाहिए। दूसरी बात ये देखेगा कि प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए इस प्लान के बाद कॉर्पोरेट डेटर का। तीसरा पॉइंट ये देखेगा कि कोई कॉन्ट्रावेंशन ना हो लॉ का। फोर्थ पॉइंट ये देखेगा कि प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए इस प्लान का। और फिफ्थ पॉइंट सच अदर मैटर, जैसा उसको ठीक लगेगा। उसके अलावा दो एडिशनल पॉइंट्स और देखेगा, कहेगा जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं अगर उनको जो पैसा मिल रहा है, अगर लिक्विडेशन होता कंपनी का तो उनको कितना पैसा मिलता है। यहां पर ऑपरेशनल क्रेडिटर के फेवर में बात बोली गई और ये बोला गया कि अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता, अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाता तो उस केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर को कितना पैसा मिलता। अगर उस केस में ज्यादा मिलता तो विच एवर इज हायर, जितना रेजोल्यूशन प्लान में लिखा हुआ है या जितना लिक्विडेशन होने के बाद मिलता, विच एवर इज हायर उतना पैसा उनको दिया जाएगा। दूसरी बात इसके अंदर एक और एडिशनल पॉइंट वो देखेगा, ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो इस प्लान को मना कर रहे हैं, क्योंकि जब जो प्लान होता है ना वो 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अगर अप्रूव कर दे तो अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो बाकी के लोग जो डिसअप्रूव कर रहे हैं तो उनका किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए, ये भी बात वो ध्यान में रखेगा। ठीक है, तो मैंने आपको इतने छोटे स्पैन में इतनी सारी बातें बता दी जो आपको मजा दिला देंगे, एकदम मजा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो अप्रूवल सीकिंग अप्रूवल वाली बातें आ गई। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और अब यहां पर वही सारा पॉइंट है, मैं वही देख रहा हूं कुछ छूटे ना। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसके बाद इसके अंदर एक चीज और बोली गई है कि आपको 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर द पर्पस की रेजोल्यूशन प्लान एक्सेप्ट हो जाए। अगर 66% ने अप्रूव नहीं किया तो रिजेक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। अगर अप्रूव हो गया तो एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, जिस रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ने ये प्लान बनाया है वो इस 66% वो वोट नहीं कर सकता फॉर अपने ही रेजोल्यूशन प्लान में। ठीक है, और ये 66% जो वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं, जो परसेंटेज शेयर बता रहा हूं, ये वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, किसी की भी वैल्यू के हिसाब से देखा जाता है, जो कितनी वैल्यू के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के पास फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनके हिसाब से देखा जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हमारे पास वोटिंग हो गया, वोटिंग वाला पॉइंट हो गया, सारा कुछ हो गया। ठीक है, उसके बाद हाँ, जो इसके बाद नीचे हमारा पॉइंट आता है सीधा। मैंने सारा पॉइंट इसके सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली है, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वोटिंग हुई है, ठीक है, ऊपर एक पॉइंट था, अगर वोटिंग हुई है रेजोल्यूशन प्लान की, ठीक है, और अगर एक ही प्लान है, मतलब हो सकता है बहुत सारे प्लान बन जाए, एक ही रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, तो ऐसा थोड़ी है। अगर आपका एक ही प्लान है तो उस केस में 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने अप्रूवल दे दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा प्लान आ गए तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें सबसे ज्यादा वोट होंगे वो प्लस जो 66% की पूर्तता कर रहा होगा, जो 66% की पूर्तता कर रहा होगा वो दोनों देखे जाएंगे। उसके अलावा अगर किसी को इक्वल वोट मिल गए, मतलब मान के चलो दो प्लान है जिनको इक्वल वोट मिल गए, तो इस केस में टाई ब्रेकर रूल अप्लाई करके कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स आपस में डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा बेहतरीन प्लान है, सबसे बेहतर प्लान कौन सा है, और उसके हिसाब से डिसाइड कर लिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको मैंने समराइज वे में आपको बता दिया, इतना सारा पढ़ने ना पड़े आपको। ठीक है, उसके बाद सबमिशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान के केस में ये बोला गया कि जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूव कर देंगे तो सेक्शन 30 ये बोलता है इसके बाद प्लान हमारा किसके पास जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, एनसीएलटी के पास जाएगा। अब एनसीएलटी चेक करेगा अपने हिसाब से कि क्या ये प्लान ठीक है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद एनसीएलटी क्या करेगा, उसको अप्रूव कर देगा जो भी प्लान होगा। अगर उसको लगेगा कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं तो वो अप्रूव कर देगा, या जो कमेटी जो हमारा वो है, क्या नाम है, फॉर एग्जांपल जो भी हमारा एनसीएलटी है वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, अगर रिजेक्ट कर दिया तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, मॉरेटोरियम पीरियड खत्म हो जाएगा और कंपनी अब उसी प्लान के हिसाब से काम करने लग जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर एक प्रोविजो और डाला गया जिसके अंदर ये बोला गया कि अगर उस रेजोल्यूशन प्लान की वजह से जब आपने वो पढ़ा होगा, कंपटीशन एक्ट पढ़ा होगा, तो वहां पर भी मैंने ये बात बताई थी। तो अगर कोई बंदा अगर रेजोल्यूशन प्लान की वजह से किसी भी तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है कंपटीशन पे इंडिया के, तो इसके बारे में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन आई, कहता है अगर हमारा जो रेजोल्यूशन प्लान है उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से हमारा अमेलगमेशन हो जाएगा नई कंपनी के साथ, अगर अमेलगमेशन हो जाएगा नई कंपनी के साथ तो उस केस में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां तक होगी उसके बारे में बताया गया। ये बहुत ही भर के इसके अंदर लिखा, अगर आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स में मैं आपको समझा दूंगा, इस पूरे पॉइंट में पढ़ने की जरूरत नहीं है यहां तक आपको। ठीक है, मतलब यहां तक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, जो मैं बोल रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि नई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी प्रीवियस मैनेजमेंट के डिफॉल्ट के लिए। ठीक है, दूसरी बात, कोई भी पेनल्टी नए मैनेजमेंट के ऊपर नहीं लगाई जाएगी। एक तो अमेलगमेशन हो रहा है और ऊपर वो ये कह रहे हैं कि जो नई कंपनी है ना उसको परेशान ना करें। ठीक है, तीसरी बात, नई मैनेजमेंट का ये ड्यूटी जरूर बनती है कि वो सहयोग करेंगे, अगर लोग आएंगे वसूलने के लिए, पैसे वसूलने के लिए या इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, तो वो सहयोग जरूर करेंगे। ठीक है, तो बस यही 3 चीजें बोलेगी कि नई मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी किसी भी तरीके से प्रीवियस मैनेजमेंट के किसी भी एक्ट के लिए, डिफॉल्ट के लिए। कोई भी पेनल्टी नई मैनेजमेंट नहीं पे करेगी और ना ही वो उसके लिए ऑब्लिगेट होगी, और ना ही नई मैनेजमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बनती है कि वो नई मैनेजमेंट जो है एक्ट करे, सहयोग करे
ठीक है, अगर कोई बंदा उनसे मदद मांगने आए तो। ठीक है, ये हमारा सेक्शन था। इसके बाद हमारे पास कहता है कि क्या अपील हो सकती है रेजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट में। यस, कहता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अगेंस्ट में जो है अपील की जा सकती है अगर वो एक्सेप्ट करता है, अगर कोई बंदा कोई खुश नहीं है तो। कहता है अगर कब कब अपील हो सकती है रेजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट में, अगर वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ हो, ठीक है, दूसरा इरेगुलरिटी हो, ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना प्रोवाइड ना किया गया हो, इंसॉल्वेंसी कॉस्ट उसके अंदर टैकल ना करी गई हो, और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कंप्लाई ना करे हो अदर क्राइटेरिया जो आईबीबीआई ने बोला था उस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा लास्ट पॉइंट हमसे ये बोलता है कि 180 दिन के अंदर अंदर या एक्सटेंड पीरियड के अंदर अंदर जो भी एक्स डेज हैं उतने पीरियड के अंदर अंदर अगर बार हमारा खत्म नहीं होता, मतलब उतने दिन के अंदर अंदर रेजोल्यूशन प्लान नहीं बनता, जो मैक्सिमम अप टू मैक्सिमम 330 डेज तक जा सकता है, अगर उतने दिन के अंदर कंप्लीट नहीं होता तो लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा मेरे बच्चे, लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका जब लिक्विडेशन स्टार्ट होगा तो मैं आपको बता दूं उसके बाद क्या होगा। सेक्शन नंबर 33 हमसे बोलता है कि अगर आपका लिक्विडेशन स्टार्ट होता है, अगर आपका लिक्विडेशन सेक्शन नंबर 33 हमसे बोलता है कि अगर आपका लिक्विडेशन स्टार्ट होता है तो उस केस में क्या होगा, लिक्विडेशन कब कब स्टार्ट हो सकता है, तो वो सारी चीजें बताएगी। सबसे पहले इसके अंदर बोला गया कि आपका रेजोल्यूशन प्लान ही नहीं बना। ठीक है, आपका रेजोल्यूशन प्लान ही नहीं बना, या अगर आपका रेजोल्यूशन प्लान बना था तो उसे रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, प्लान उसके अलावा या फिर प्लान एक्सेप्ट होने से पहले ही 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स ने बोला, प्लान बनने से पहले ही 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रिएटर्स ने बोला कि यार हमें नहीं लगता है आईबीसी वाईबीसी से कुछ होगा, हम लिक्विडेशन में जाना चाहते हैं, तो लिक्विडेशन में चला जाएगा। या फिर जो रेजोल्यूशन प्लान बना था उसका आपने कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसके बाद आपका लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब भी लिक्विडेशन ऑर्डर निकलेगा उसके बाद कोई भी बंदा आपके ऊपर केस नहीं कर सकता, ये बात आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगला पॉइंट ये कहता है कि अगर आपका जो लिक्विडेशन का ऑर्डर होगा उसे डिस्चार्ज ऑफ बिजनेस का भी ऑर्डर मान सकते हो, लेकिन अगर आप बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो फिर इंप्लॉइज वगैरह उसे डिस्चार्ज ऑफ बिजनेस का या डिस्चार्ज ऑफ उनके डिस्चार्ज का ऑर्डर वो उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे पॉइंट आता है, ये वही है जो मैंने आपको बताया, ये चारों पॉइंट्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े कि रिजेक्शन हो गया या फिर प्लान ही नहीं बना या 66% नहीं बोल दिया, ये सारे रिजेक्शन हो गया, प्लान का कोई प्लान ही नहीं बना, या फिर कॉन्ट्रावेंशन हो गया रेजोल्यूशन प्लान का, या 66% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने लिक्विडेशन के लिए बोल दिया प्लान बनने से पहले ही। ठीक है, इसके बाद सेक्शन नंबर 34 आता है। सेक्शन नंबर 34 कहता है कि अपॉइंटमेंट होगा लिक्विडेटर का, बिल्कुल कहता है अगर एडजुडिकेटिंग मतलब अगर हमारा जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है उसको भी हम अपॉइंट कर सकते हैं एज ए लिक्विडेटर, लेकिन अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी चाहे तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हटा सकता है कि इस बंदे जिससे प्लान ही नहीं बना हम इसको लिक्विडेटर नहीं बनवाना चाहते, और अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने भी अपनी अगर कंसेंट नहीं दी तो उसको लिक्विडेटर नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी लिक्विडेटर आएगा उसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एमपीज की पावर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारे वहां के ऑफिसर्स होंगे वो लिक्विडेटर को असिस्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का, बिल्कुल रिप्लेसमेंट हो सकता है। कहता है अगर कहता है कि द रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड, मतलब कब हम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लिक्विडेटर नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब उसने रेजोल्यूशन प्लान जो दिया था वो रिजेक्ट कर दिया गया, या फिर बोर्ड को ऐसा लगता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, या फिर वो रिटर्न कंसेंट नहीं देता अपनी कि मुझे नहीं बनना, तो वही रीजन जो मैंने आपको ऊपर बताया वही है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जब इसको नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया जाएगा, वो आईबीबीआई को इन्फॉर्म करेगा, आईबीबीआई 10 दिन के अंदर अंदर आपको एक लिक्विडेटर का नाम दे देगा और उसको लिक्विडेटर बना दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, जो भी बंदा आएगा उसको लिक्विडेटर बना दिया जाएगा। ठीक है, अब जो भी खर्चा लिक्विडेशन में होगा उसका पैसा सबसे पहले दिया जाएगा, सबसे पहले इसका पैसा दिया जाएगा अलॉन्ग विद द आईआरपी का जो कॉस्ट है उसका पैसा। ठीक है, अब इसके बाद पावर्स है लिक्विडेटर की, यार इसके अंदर अब मैं क्या बताऊं, ये तो प्रोफेशनल पार्ट है कि वेरीफाई कर लेना क्लेम्स वगैरह फलाना डिम का, सारी पावर्स उसके पास होती हैं। ठीक है, उसके बाद उसके पास लिक्विडेटर के पास ये भी पावर है कि वो इन्फॉर्मेशन को असेस कर सके। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को असेस कर सके। उसके बाद हमारे पास लिक्विडेशन एस्टेट क्या होता है भाई, लिक्विडेशन एस्टेट सेक्शन नंबर 36 ये कहता है कि जो भी एस्टेट्स, मैं इसको आपको चार्ट से बता देता हूँ, इसका चार्ट है आईसीए ने बहुत ही बेहतरीन चार्ट दे रखा है। ठीक है, लिक्विडेशन एस्टेट में क्या क्या चीज आएंगी, लिक्विडेशन एस्टेट में वो सारी चीज आएंगी जो एसेट्स कॉर्पोरेट डेटर पे जिसका राइट्स है। ठीक है, जो हमारे एनकम्बर्ड एसेट्स है वो, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो हमारे कोर्ट के डिसीजन के बाद हमारे हो जाएंगे वो भी एसेट्स इंक्लूड करे जाएंगे लिक्विडेशन एस्टेट में। ठीक है, जो हमारे रिकवर हो सकते हैं प्रोसीडिंग्स के थ्रू वो आ जाएंगे। उसके अलावा जो हमारे एज अ कोलेटरल इशू करे गए हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा जो प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू और वेस्टेड टू द कॉर्पोरेट डेटर है वो आ जाएंगी। जितनी भी प्रोसीड्स है हमारी लिक्विडेशन की वो आ जाएंगी जब वो रियलाइज हो जाएंगी। लेकिन क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करी जाएंगी, तो अगर कोई भी एसेट जो है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा ओन किया गया है वो नहीं आएगा। ठीक है, एसेट जो कोलेटरल है, मतलब क्या होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वगैरह थे उनको आपने एसेट मॉर्गेज पे दिया रखा है और वो अपने राइट्स को रिलिंक्विश नहीं कर रहे हैं तो आप उसे इंक्लूड नहीं कर सकते। शेयर होल्डर के पर्सनल एसेट, डायरेक्टर्स के पर्सनल एसेट को नहीं लिया जाएगा। कोई भी एसेट इंडियन सब्सिडरी या फॉरेन सब्सिडरी का नहीं लिया जाएगा। एंड एनी अदर एसेट जिसको बोर्ड बोलता है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर 38 आता है। सेक्शन नंबर 38 क्या कहता है, बहुत सिंपल सी चीज कहता है बॉस। सेक्शन नंबर 38 हमसे ये बोलता है
कि जो भी क्लेम्स होंगे वो लिक्विडेटर क्लेम मांगेगा, और जो भी बंदा होगा वो अपने क्लेम सबमिट करेगा 30 डेज के अंदर अंदर वो लोग अपने क्लेम सबमिट करेंगे अलॉन्ग विद ऑल द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कि हाँ हमारे क्लेम हैं, ठीक है। अगर उन्हें कोई भी क्लेम में ऑल्टरेशन करना है तो 14 डेज के अंदर अंदर वो ऑल्टर कर सकते हैं अपने क्लेम को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेक्शन नंबर 13 आता है, जो क्लेम्स आपने सबमिट करे हैं वो उसे लिक्विडेटर चेक करेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 40 आता है कि चेक करने के बाद, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर चेक करेगा, ठीक है, विद इन 30 डेज। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 कहता है कि एडमिट करेगा या रिजेक्ट करेगा आपके क्लेम को, और आपको 7 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्म कर देगा उसके बारे में कि मैंने एडमिट किया या रिजेक्ट किया है। उसके अलावा उसके बाद जब भी एडमिट हो जाएगा उसके बाद वैल्यूएशन करेगा खुद से, क्योंकि आपने तो अपने हिसाब से इंटरेस्ट वगैरह जोड़ रखे होंगे, इतना पैसा थोड़ी दे देंगे आपको, जो भी मार्केट का रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से जो है आपका साथ वो वैल्यूएशन करेगा, ठीक है, वैल्यूएशन करेगा कि किस प्रकार कितना पैसा आपको मिलना चाहिए। अगर किसी बंदे को लिक्विडेटर के अगेंस्ट में अपील में जाना है कि ये तो मेरा क्लेम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो वो 14 डेज के अंदर अंदर एनसीएलटी के पास रोने जा सकता है कि ये मेरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी बंदे ने 2 साल पहले किसी भी रिलेटेड पार्टी से, मतलब 2 साल पहले अगर किसी भी रिलेटेड पार्टी से किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन करी थी आईबीसी होने से पहले, जो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन थी या गलत तरीके से प्रेफरेंस देने के लिए कि फटाफट से इसके पैसे चुका देता हूं क्योंकि ये रिलेटिव है, तो उस ट्रांजैक्शन को जो है वॉइड मान लिया जाएगा और उसको कन्वर्ट किया जाएगा जैसे कि था ही नहीं, ठीक है। ये तो रिलेटेड पार्टी हो गया, लेकिन रिलेटेड पार्टी के अलावा किसी और से अगर आपने ट्रांजैक्शन करी होगी 1 साल पहले तो उसको वॉइड मान लिया जाएगा और उसका इफेक्ट को नलीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर गुड फेथ में ट्रांजैक्शन करी गई है तो फिर ये हमारा अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज हमारा याद रखना। उसके बाद ऑर्डर पास ऑन सेक्शन नंबर 44 कहता है कि ऑर्डर पास किया जा सकता है अगर कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन मिलती है, तो ऑब्वियसली बात है ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके यही बोलेगा ना कि जितने भी एसेट्स हैं रिलीज कर दो। अगर एसेट्स दिए गए होंगे तो पैसे दिए होंगे, सिक्योरिटीज वगैरह दे रखी होंगी तो वो सारे रिलीज कर दो, मतलब जो भी गलत तरीके से काम किया उन सबको छुड़वाना है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ऑर्डर दिया जाएगा किसके द्वारा, ऑर्डर दिया जाएगा किसके द्वारा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, कि सब कुछ ठीक कर दो, ठीक है, जो भी गलत आपने लोगों ने किया है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 45 आता है। सेक्शन नंबर 45 कहता है अवॉइडेंस ऑफ द अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। अगर किसी भी तरीके के अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन करी गई होगी तो लिक्विडेटर या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में से कोई भी अगर उसको मिलती है तो वो उसको वॉइड बोल देगा और उसका इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए बोल देगा, उसके इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए बोल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेक्शन नंबर 46 आता है जिसके अंदर ये बोला गया कि रेलेवेंट पीरियड क्या होगा अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन का। तो रेलेवेंट पीरियड कहता है ट्रांजैक्शन जब भी रिलेटेड पार्टी के केस में अगर मैं बात करूं तो 2 साल और अदर पर्सन के केस में 1 साल, ठीक है। इसके बारे में भी हमने नीचे बात कर ली थी। उसके बाद सेक्शन नंबर 47 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन नंबर 47 हमसे कहता है कि इन केस अगर उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर ने रिपोर्ट नहीं किया कि अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हुई है या गलत तरीके से ट्रांजैक्शन हुई है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अगर लगता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर ने बताया नहीं तो वो क्या करेगा, आईबीबीआई को इन्फॉर्म करेगा और आईबीबीआई इनके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलाएगा और इनके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 48 आता है। सेक्शन नंबर 48 कहता है कि अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस के केस में क्या क्या ऑर्डर दिए जा सकते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा जो सेक्शन है ये कहता है कि अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस के केस में क्या क्या ऑर्डर दिए जा सकते हैं। ये चार्ट के फॉर्म में गिवन है, इजी फॉर्म में गिवन है, मैंने आपको बता दिया कि ये इस चीज से डील करता है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 49 आता है, कहता है ट्रांजैक्शन जो हमारी डिफ्रॉड करने की होती है क्रेडिटर्स को, तो उस केस में भी उसको भी नल एंड वॉइड ही यार गलत, मतलब सिंपल सी बात है ना यार, किसी भी तरीके से अगर आपने डिफ्रॉड करने की या कुछ भी गलत करने की कोशिश करी तो फिर उस केस में हमारा जो होता है उस केस में हमारा जो होता है वो हमारा उस केस में उसको नल एंड वॉइड करने की कोशिश करी जाएगी और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी जाएगी उस फॉर्म में कि लोगों का नुकसान ना हो, बाकियों का नुकसान ना हो। इसके बाद एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। एक्सटॉर्शनेट का मतलब ये होता है कि जहां पर आपने ज्यादा पैसे दिए हैं, अबव द नॉर्मल प्राइस। अगर अबव द नॉर्मल प्राइस अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं तो उसको बोला जाता है, मोर देन द नॉर्मल प्राइस अगर दिए गए हैं तो उसको बोला जाता है। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस का भी आपको पता है, अगर आपकी हुई है 2 साल के अंदर अंदर अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ, तो उस केस में उसको भी वही इफेक्ट होगा, उसको नलीफाई किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये सारी ट्रांजैक्शंस अगर गुड फेथ में हुई है ना किसी भी तरीके से, तो फिर ये इफेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक्सटर्नेट जो भी ट्रांजैक्शंस है मोर देन वैल्यू में जो करी गई हैं, सारे के सारे उन वैल्यूज को क्या करा जाएगा, उनके लिए अगेंस्ट में ऑर्डर उसके अगेंस्ट में जो है ऑर्डर निकाला जा सकता है, किसके द्वारा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन नंबर 52 आता है। सेक्शन नंबर 52 बहुत सिंपल सी बात करता है भाई। सेक्शन नंबर 52 हमसे ये बोलता है कि लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, मतलब रिलिंक्विश करने की, कहता है सिक्योरिटी क्रेडिटर जो होता है वो अपने राइट्स को रिलिंक्विश कर सकता है, अपने राइट्स को रिलिंक्विश कर सकता है कि ठीक है मैं भी अपना पैसा सेक्शन नंबर 53 के हिसाब से ले लूंगा, मुझे सेक्शन नंबर 52 के हिसाब से नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे सेक्शन नंबर 52 के हिसाब से नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो अपने राइट्स को रिलिंक्विश नहीं करता है तो उस केस में उसको क्या करेगा, वो सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा लिक्विडेटर को कि मेरे पास ये सारे एसेट्स हैं जो मेरे नाम पे हैं और मैं इनको अपने राइट्स को रिलिंक्विश नहीं कर रहा हूं, मैं बेचने जा रहा हूं। अब लिक्विडेटर क्या करेगा, वो सबसे पहले चेक करेगा उन एसेट्स को जाके, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उसके पास, उसके बेसिस पे या किसी भी और भी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। उसके अलावा
उसके बाद जब हमारा लिक्विडेटर उसको चेक कर लेगा तो क्रेडिटर्स के पास ये राइट होता है कि वो एसेट को बेच सके और वसूल सके, ठीक है। अगर सिक्योरिटी जो क्रेडिटर है जब वो एसेट को बेचने जा रहा है तो कॉर्पोरेट डेटर उसको अगर किसी भी तरीके से रोक रहा है, परेशान कर रहा है, अगर बेचने नहीं दे रहा है तो वो एप्लीकेशन फाइल करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कि ये मुझे एसेट को बेचने नहीं दे रहा, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है उसको बोलेगा ए इसको बेचने दे यार, इसको परेशान मत कर, एक तो तू वैसे ही छोटा आदमी गलत आदमी है, ऊपर से तू एसेट भी नहीं बेचने दे रहा उसको, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर पास कर देगा, वही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके बोलेगा कि बेचने दे उसको, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जब आपके पास जब वो जो हमारा सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो उस एसेट को बेच देगा तो उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारा पैसा होगा, अगर एक्सेस पैसा उसको मिल गया तो वो लिक्विडेटर को सेंड कर देगा, अगर कम पैसा मिला तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर देगा कि मुझे कम पैसा मिला है, मुझे सेक्शन नंबर 53 के हिसाब से बाद में पैसा दे देना, अगर पैसा बच जाए कुछ तो मुझे एसेट बेच के कम पैसा मिला, ठीक है। उसके बाद कहता है जो हमारी कॉस्ट होती है, इंसॉल्वेंसी की कॉस्ट होती है, लिक्विडेशन की कॉस्ट होती है, उसमें इसको भी अपना हिस्सा देना पड़ता है, और आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं लिक्विडेशन उसके अपने एक्सपेंसेस वगैरह को माइनस कर देगा। मतलब सिंपल सी चीज मैं बताऊं, जो भी इसको भी अपना शेयर देना पड़ेगा, किसका, आईआरपी की कॉस्ट का और लिक्विडेशन की कॉस्ट का, ठीक है, सिंपल। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 53, और इस केस में यही बोला गया कि अगर एडिक्वेट नहीं हो पाए तो वो इन्फॉर्म कर देगा कि उसके बारे में किसको, लिक्विडेटर को, कि यार मेरे पास पैसे वसूल नहीं हो पाए, प्लीज मुझे भी जो है अपना उसमें जब सेक्शन 53 में सबको बांटो तो मुझे भी दे देना। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 53 कि किसको किस तरीके से मिलेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी पे मैंने आपको बता दिया आईआरपी की कॉस्ट और लिक्विडेशन की कॉस्ट जो है वो दी जाएगी। दूसरी बात, जो वर्कमैन कंपेंसेशन होंगे, वर्कमैन की ड्यूज होगी, जो हमारे मजदूर लोग होंगे उनकी 24 महीने की सैलरी वो दी जाएगी। और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे जिन्होंने अपने राइट्स को रिलिंक्विश कर लिया होगा सेक्शन नंबर 52 में जिन्होंने अपने राइट्स को छोड़ दिया होगा तो उनको मिलेगा प्रोपोर्शनेटली, इन दोनों के बीच में आपस में बिटेगा। देखो सबसे पहले तो हमारा जो है आईआरपी की कॉस्ट दी जाएगी, उसके अलावा लिक्विडेशन की कॉस्ट दी जाएगी सबसे पहले। उसके बाद अगर पैसा बचा तो इक्वली बांटा जाएगा, किसके बीच में, 24 महीने की सैलरी दी जाएगी वर्कमैन ड्यूज की, और एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर का पैसा दिया जाएगा प्रोपोर्शनेटली जिन्होंने अपने राइट्स को रिलिंक्विश किया था सेक्शन 52 में। उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो वेजेस या सैलरी कह लो, सैलरी पे करी जाएगी नॉर्मल लोगों की 12 महीने की, ठीक है। उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो जो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जो फाइनेंशियल डेट जो ओड करे जा रहे हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, उनको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर पैसा बच गया, और उसके बाद भी अगर पैसा बच गया तो इक्वली बांटा जाएगा किसको, गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट के जो ड्यूज होंगे जैसे स्टैट्यूटरी ड्यूज वगैरह होंगे या गवर्नमेंट को कोई पैसे वैसे देने होंगे तो वो सारे दिए जाएंगे। और उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको सेक्शन नंबर 52 में सारा पैसा नहीं मिल पाया था, क्योंकि उन्होंने एक तो उन्होंने एसेट बेचा लेकिन फिर भी उनको सारा पैसा नहीं मिल पाया बेचने के बाद भी, तो वो उन्होंने इन्फॉर्म किया लिक्विडेटर को, तो सबसे आखिरी में उनको पैसा मिलेगा। इसके बाद भी अगर पैसा मिल गया तो बाकी के डेट्स अगर कुछ होंगे तो वो दिए जाएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा एज द केस में भी, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमारा क्या होगा, जब ये सब कुछ बढ़ जाएगा तो डिसोल्यूशन हो जाएगा कंपनी का, बस अब कंपनी बन गई। अब क्या होगा, लिक्विडेटर जो होगा ए को इन्फॉर्म कर देगा, लिक्विडेटर इन्फॉर्म कर देगा ए को कि भाई कंपनी मर गई है, और ए क्या करेगा, इसके बारे में डिसोल्यूशन के बारे में इन्फॉर्म कर देगा और बात खत्म हो जाएगी। ए जो है ऑर्डर पास कर देगा डिसोल्यूशन का, और जो भी ऑर्डर होगा डिसोल्यूशन का वो 7 दिन के अंदर अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मतलब रजिस्ट्रार वगैरह को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि इस कंपनी का डिसोल्यूशन हो गया है, ठीक है। इसके अलावा जो लिक्विडेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कि फास्ट ट्रैक क्या होता है। फास्ट ट्रैक जो फास्ट ट्रैक का प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, स्मॉल कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा स्टार्टअप्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है अदर देन पार्टनरशिप फर्म, और ऐसी अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिसके टोटल एसेट साइज जो है 1 करोड़ से ज्यादा का ना हो। इनके लिए क्या होता है, कम पीरियड का टाइम दिया गया है सीआरपी का, और ये बोला गया कि 90 डेज में कंप्लीट कर लो, ठीक है। लेकिन 90 डेज में अगर कंप्लीट ना हो तो एक्सटेंशन मिल सकती है 45 डेज की, और 45 डेज की एक्सटेंशन सिर्फ जिंदगी में एक ही बार मिलेगी, और एक्सटेंशन तभी मिलेगी जब 75% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूवल देंगे। हाँ, यहाँ पर 66% नहीं है, यहाँ 75% ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अप्रूवल देंगे तब मिलेगा। और उसके बाद एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन जाएगी, और एनसीएलटी को भी अगर लगता है हाँ 45 डेज का दे सकते हैं तो 45 डेज के लिए उनको दे देंगे। दैट्स इट, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो इसके अंदर ध्यान में रखना हो। इसके बाद सेक्शन नंबर 59 आता है। सेक्शन नंबर 59 कहता है कि वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए भी कॉर्पोरेट पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। जब भी वो वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनको क्या क्या स्टेप्स मानने हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर मैं आपको बता दूं तो मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो है डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स जो है डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, और वो डिक्लेरेशन में क्या बताएंगे, डिक्लेरेशन के अंदर ये बताएंगे कि हम सारे के सारे जो भी हमारे सारी लायबिलिटीज हैं वो खत्म कर देंगे, ठीक है। और हमारी इंटेंशन फ्रॉडलेंट नहीं है, इसलिए हम फ्रॉडलेंट इंटेंशन नहीं है, ऐसा मत सोचो कि हम छोटे लोग हैं इसलिए हम लिक्विडेशन कर रहे हैं, ठीक है। जब भी जैसे ही डिक्लेरेशन दे दिया, डिक्लेरेशन के साथ आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देनी पड़ेगी पिछले 2 साल की। अगर 2 साल से कम हुआ है कंपनी को तो उस केस में
2 साल से कम वाली भी दे सकते हो, ठीक है, जितना टाइम हुआ है उतना दे सकते हो। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड होनी चाहिए। और दूसरी बात, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के द्वारा जो एसेट्स वैल्यूड करी गई हैं उसकी रिपोर्ट भी आपको लगा के देनी होगी। साथ में 4 हफ्ते के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन आपको एसआर पास करके या फिर जो हमारा ओआर होता है वो पास करके वो भी पास करना होगा। और साथ में आपको क्रेडिटर्स की भी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्रेडिटर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कितने क्रेडिटर्स की? 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हम अपना वॉलंटरी लिक्विडेशन कर सकते हैं क्या। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको फर्निश करने पड़ेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने कि मैंने ये सारी अप्रूवल ले ली है, ठीक है। ये सारी बात आपको बतानी पड़ेगी रजिस्ट्रार को भी और एडजुडिकेटिंग आरओसी को भी और आईबीबीआई को भी, ठीक है। उसके बाद लिक्विडेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लिक्विडेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। जब सब कुछ ठीक होगा तो लिक्विडेटर को रिप्लेस किया जा सकता है, उसके अलावा किसी और, मतलब जो आईआरपी है उसके अलावा कोई और हो सकता है। या लिक्विडेटर अगर आईआरपी नहीं चलाता, नॉर्मली लिक्विडेशन हो रहा है वॉलंटरी बेसिस पे, तो उस केस में आप अगर लिक्विडेटर ढंग से काम नहीं कर रहा तो लिक्विडेटर को चेंज करा जा सकता है। और जब आपका लिक्विडेशन हो जाएगा तो लिक्विडेटर जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर निकालेगा और वो ऑर्डर जो है आरओसी के पास फाइल कर दिया जाएगा। कितने दिन के अंदर अंदर? 14 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है इसके बाद जो है हमारा पूरा का पूरा जो है अपील्स का प्रोविजन है कि हम अपील करने जा सकते हैं। अगर कोई बंदा खुश नहीं है तो वो अपील करने जा सकता है, ठीक है। यही सारी चीजें इसके अंदर बोली गई हैं, ठीक है। इसके अपील करने जा सकता है। उसके बाद पेनल्टीज के सेक्शन है कि पेनल्टीज क्या क्या होंगी, ठीक है, कि पेनल्टीज किस तरीके से लगाई जाएंगी और ऑफेंसेस और पेनल्टीज के बारे में बात कर रखी है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो आगे का सेक्शन जो है उसके अलावा जो सेक्शन है वो ये डील करते हैं कि जो हमारा आईबीबीआई बोर्ड है वो क्यों बनाया गया था, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज क्यों बनाई गई थी, उसके फंक्शंस क्या हैं, और प्रोफेशनल और आरपी जो बनाया है उनके फंक्शंस क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं ये सारे आपका जो प्रोसीजरल पार्ट है इसको रीड कर लेना एक बारी। रीड करने से अलावा कुछ नहीं है, आपका जो इंडेक्स होगा वो आपके लिए काम करेगा। अगर डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे चैप्टर के वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं और क्रक्स में बता दिए हैं। जहां जहां मैंने रीड करने के लिए बोला है, ट्रस्ट मी वो सारी जगह वो वाली जगह है जहां पर आपको सिर्फ रीड करना है और उसको एज इट इज उठा के लिख देना है। जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो मैंने सारे का सारा आपको बता दिया है। और यहां पर मैंने जिस उद्देश्य से ये स्टार्ट किया था वो हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने सारी की सारी रिविजनरी वीडियोस डाल दी हैं, ठीक है, 6 के 6 चैप्टर्स की, साथ में मैंने केस लॉस की भी डाल दिए हैं। अगर मैं हो पाया तो मैं केस स्टडी डाइजेस्ट जो लाया है आईसीआई वो भी मैं आपका अपलोड कर दूंगा आपके लिए। और मैंने जो ये चैनल बनाया है वो किस पर्पज से बनाया है वो भी मैं आपको बहुत जल्द इन्फॉर्म करूंगा। मैं जब ये चैप्टर्स पढ़ रहा था, जब मैं खुद से 6D पढ़ रहा था, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी कि किसी भी टीचर ने नई स्टडी मैट के हिसाब से, जो हमारा मई 21 का स्टडी मैट है या उससे आगे वाले हैं, उसके हिसाब से जो है चैप्टर्स नहीं डाल रखे हैं, इसलिए बच्चों को बहुत दिक्कत आती थी। और इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होते थे, तो अगर किसी का साथ मिल जाए ना और एक बार कोई हिंदी में बता दे फटाफट से, तो आपको क्या होता है फिर इजी होता है खुद से पढ़ने के लिए। तो इस उद्देश्य से मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था एंड आई होप सो आपको पसंद आया हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बताना कितने मार्क्स आए, जो भी मार्क्स आते हैं जब आप पास होते हैं तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके। और कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा, और कैसा लगा ये मेरा इनिशिएटिव फॉर टू स्टार्ट द videos and the summary in most effective way and by taking the less time that I can take for giving you the best output in this and I hope so कि आपको ये पसंद आया हो। Best of luck for your future and thank you so much for all your support. Thank you.